हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम हमारे इस कंप्लीट CGL 25 प्रीलिम्स पेपर के जीएस सॉल्यूशन सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम 13 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 में जो भी आपके जीके जीएस पर आधारित सवाल पूछे गए थे उनका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के जितने भी आपके अभी तक सेशन के डिस्कशन है वो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। अब आप लोग जानते ही हैं कि पिछले सालों में या फिर अभी रिसेंटली कराए गए जो क्वेश्चंस हैं उनके डिस्कशन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोगों को इस सेशन को लाइक जरूर करना है और अपना कमेंट जरूर छोड़कर जाए। तो उस डिस्कशन शुरू करें। तो चलिए, पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप भी अगर आपने एग्जाम नहीं दिया था तो आप ट्राई जरूर कीजिए और इस सेशन के लास्ट में अपना स्कोर वगैरह मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए और आप मुझे बताइएगा भी जरूर कि कौन से वो सवाल थे जो कि आप लोगों को समझने में आसानी रही और कुछ ऐसे सवाल जो कि आपको लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स पूछे गए वो कौन कौन से थे। पहला सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड विद अशोकन पिलर साइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशोक स्तंभ स्थलों से सही सुमेलित है। तो ये जो वर्ड होता है ना, सही सुमेलित है या सही सुमेलित नहीं है, इन पर भी जरूर ध्यान देना है। तो पहला इन्होंने भाई आपको जो यहाँ पर नाम दिया है वो दिया है लौरिया नंदनगढ़। उसकी लोकेशन इन्होंने बताई है बिहार के अंदर। पहले आप मुझे एक बात बताओ, जो अशोकन पिलर्स हैं वो किस प्रकार के पिलर्स हैं? स्टोन के बने हुए पिलर्स हैं। मौर्यन शासक अशोक ने उनको लगवाया था मेनली किस लिए? जो महात्मा बुद्ध जी की टीचिंग्स थी, शिक्षाएं थी, उनको फैलाने के लिए। ठीक है ना? इसके अलावा और किस चीज के लिए ये आपके लगवाए गए थे? धम्म का मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। और ये जो पिलर्स है ना, ये मोस्टली गंगा प्लेन्स और उत्तर या केंद्रीय भारत में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये बेसिक बात है। सबसे पहला इन्होंने आपको ऑप्शन दिया लौरिया नंदनगढ़ बिहार, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। लोकेशन ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको नजर आएगा। यहां पर अशोक का जो लायन कैपिटल है उसके साथ में ये पिलर देखने के लिए मिलता है। और बिहार अशोका का कोर रीजन हुआ करता था, पाटलिपुत्र उसकी कैपिटल हुआ करती थी। इसीलिए यहां पर करेक्टली मैच्ड में आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन बाकी के भी ऑप्शन देखने हैं। इन्होंने सारनाथ का नाम देकर बोला है गुजरात। सारनाथ एक्चुअली उत्तर प्रदेश वाराणसी के पास है, वो गुजरात के अंदर थोड़ी ना लोकेटेड है। और यही वो सारनाथ है ना जहां से सारनाथ लायन कैपिटल आपको मिला, जो कि इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है उसमें आपको नजर आता है। गुजरात से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो लोकेशन मिसमैच थी। तीसरा है सांची, और सांची को इन्होंने लिंक किया है किसके साथ? उड़ीसा से। अरे सांची तो एमपी में है। एमपी के अंदर रायसेन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पर है आपका ये ग्रेट स्तूपा, सांची स्तूपा। तो ये आपका गलत दे दिया। उड़ीसा का इन्होंने यहां पर रिलेशन दिया। उड़ीसा में अशोक के आपको कई सारे इंस्क्रिप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि जोगड़ा के अंदर नजर आता है, ढौली के अंदर नजर आता है, लेकिन सांची उड़ीसा में नहीं है। इसीलिए ये भी हमारा गलत हो गया। फिर उन्होंने अमरावती को किसके अंदर दे दिया? मध्य प्रदेश के अंदर। अमरावती आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित होना चाहिए था। कृष्णा रिवर के पास में एक मतलब बड़ा बुद्धिस्ट स्थल है। तो ये अगेन फिर आपको मिसमैच दे दिया। तो पहला वाला यहां पर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा अशोका के जो पिलर्स थे उसके लिए जो स्टेट्स कौन कौन से हैं वो हमसे पूछे जा सकते हैं। बिहार आपका वैशाली नजर आएगा, या फिर ये जो लौरिया नंदनगढ़ है ये नजर आएगा। यूपी में आपका सारनाथ नजर आएगा। एमपी में आपको सांची नजर आएगा, सांची स्तूप। वो अमरावती आपको आंध्र प्रदेश नजर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ड कुंभ इन न्यूकुम फेस्टिवल सिंबलाइजेज, यानी कि न्यूकुम त्योहार में जो कुंभ शब्द है उसका अर्थ बताइए। तो अभी तक तो हम सिर्फ इतना देखकर जाते थे कि भाई ये जो न्यूकुम फेस्टिवल है वो कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है कि नहीं। लेकिन अभी कहना इतना नहीं रहेगा। अभी आपको हर करंट अफेयर में बनने वाली न्यूज की फैक्चुअल डिटेल्स भी पता होनी चाहिए। तो न्योकुम फेस्टिवल आपका एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलती है। ट्राइब है नईशी। नईशी ट्राइब, इनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो ये ना प्रकृति बेस्ड एक त्योहार ये रीजन के अंदर लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब यहां पर इन्होंने पूछा है कि कुंभ का मतलब बता दीजिए।
तो यहाँ कुंभ का मतलब होता है जो कम्युनिटी है ना, जो उनका समुदाय है, उनकी एकता, उनकी कलेक्टिवनेस, उनकी सामूहिकता। तो ये आपका ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर सब लोग मिलके अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, इंडिविजुअल नहीं है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होता है इस आपके फेस्टिवल के अंदर, जहां पर हार्वेस्टिंग या फिर शांति या फिर प्रॉस्पेरिटी उनको कलेक्टिवली लोग प्रे करते हुए नजर आता है। तो कलेक्टिवनेस याद रखेंगे भाई इस कुंभ का मतलब। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। अ राग that contains 6 notes is classified under which of these following 4 जाति? 6 स्वरों वाला राग किस जाति के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? अब आप मुझसे पूछेंगे कि मतलब इसमें हमें क्या चीज पता होनी चाहिए थी। तो देखो, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के अंदर जो राग है ना, वो राग जाति का मतलब क्या होता है, राग में कितने स्वर यानी कि नोट्स यूज हो रहे हैं। समझ गए बात को? तो बस आपको ना इसमें क्लासिफिकेशन जानने की जरूरत है। अगर मान लो कि वो जाति की बात हो रहा है तो यहां पर स्वर की संख्या कितनी होगी? 5। ठीक है। और जाति के अंदर किसके अंदर ये 5 स्वर होंगे? ये आपके आएंगे ऑर्डव के अंदर, जो कि यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। लेकिन ऑर्डव के अंदर कितने स्वर मैंने बताया आपको? 5 बताए। इन्होंने क्या पूछा है, किसके अंदर? 6 स्वर है। 6 स्वर होते हैं आपके सदव के अंदर। यार संस्कृत का अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान है ना, तो आप सुनते हैं ना, एक द्व तृतीय चतुर्थ पंचम षट, तो उससे भी हल्का सा एक आइडिया आपको मिल जाता है कि 6 नोट्स की बात हो रही है। ऐसे ही 7 स्वर आपको संपूर्ण के अंदर नजर आ जाएंगे। तो ये स्वर वगैरह आपको याद रखने हैं। 6 नोट की बात करी गई तो यहां पर आप षाडव को याद रखेंगे, है ना। तो आपका ऑर्डर अगर कल को पूछे 5 स्वर, यहां पर राग भूपाली यानी कि सारे कापा था, वो राग भूपाली आपको नजर आएगा। ठीक है। ऐसे ही संपूर्ण के अंदर 7 याद रखेंगे, इसको राग यमन कहा जाता है, तो इतना याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रिकेट डिसमिसल्स इज करेक्ट? तो जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए सवाल है, क्रिकेट में आउट होने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर कोई क्रिकेट में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए ये सवाल एक्चुअली में अटेम्प्ट करने में बड़ा मजा आया होगा, और अगर किसी को क्रिकेट पसंद नहीं है तो उनके लिए यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा। तो क्रिकेट में जो डिसमिसल्स होते हैं वो किस आधार पर रखे जाते हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो आईसीसी है, उसके लॉज ऑफ क्रिकेट के अंदर आपके डिफाइन करे गए होते हैं। अब पहला इन्होंने क्या बोला है, हिटिंग द बॉल ट्वाइस डेलिबरेटली रिजल्ट्स इन डिसमिसल, यानी कि जानबूझकर गेंद को 2 बार मारने पर आउट घोषित कर दिया जाता है। क्या ये बात सही है? आप खेल रहे हो, आपने एक बार ऐसे किया और फिर मार दिया, वो लगान वाला एक आदमी ने देखा था, तो वैसे नहीं चलता है अब आईसीसी के रूल्स के अंदर। अगर बैट्समैन जानबूझकर यानी कि डेलिबरेटली बॉल को 2 बार हिट कर देता है ना, तो वो आउट दे दिया जाता है। ये याद रखिएगा। वैसे सबको पता होगा, जब हम खेलते थे बचपन में तब भी ये वाले काम करे जाते थे। लेकिन अगर मान लो एक्सीडेंटली बैट लग गया तब आउट नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो एम्पायर से पूछा जाता है कि क्या इसने डेलिबरेटली सेकंड बार अपना बैट मारा है, तो उसको आपका आउट दे दिया जाता है। ठीक है ना। दूसरा देखिए, रिटायर्ड आउट रिक्वायर्स ओनली अंपायर अप्रूवल, यानी कि रिटायर्ड आउट होने के लिए अंपायर की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है। रिटायर्ड आउट होने के लिए जो दूसरी टीम है, जो ऑपोजिंग टीम है ना, उनकी परमिशन चाहिए, एम्पायर की नहीं चाहिए सिर्फ। तो ये वाला स्टेटमेंट यहां पर आपका गलत रहेगा। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड कैन अकर एक्सीडेंटली, यानी कि क्षेत्र में बाधा डालना दुर्घटनावश घटित हो सकता है, ये वाली बात भी आपकी गलत रहेगी। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड तब होता है जब जो खिलाड़ी है ना, वो इंटेंशनली जो फील्डिंग साइड है उसको डिस्टर्ब करे। एक्सीडेंट से हुआ ऑब्स्ट्रक्शन आपका आउट नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर जानबूझ के इंटेंशनली उसने करा है तो उसको आउट दे दिया जाता है। तो फिलहाल आप यहां पर इसको करेक्ट याद रख लीजिएगा, बाकी तो आप जानते ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हु स्कोर्ड 10 goals फॉर इंडिया इन देयर 24-1 विक्ट्री ओवर द यूएसए टू सिक्योर्ड अ सेकंड कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड मेडल इन ओलंपिक इन हॉकी? हॉकी में लगातार दूसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए अमेरिका पर 24-1 की जीत में भारत के लिए किसने 10 गोल किए थे? ये इंडिया का सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक गोल्ड मेडल था हॉकी के अंदर। तो हॉकी के अंदर पता है कि इंडिया का मतलब
खतरनाक माहौल रहता था। और ये जो मैच था ना यूएसए के साथ, ये जो 24-1 से इंडिया हराता है इनको हॉकी हॉकी के अंदर, ये लॉस एंजलिस के अंदर करा गया था। और ये जो इवेंट था ना वो 1932 के अंदर था, ये सेकंड मतलब ये ओलंपिक जो खेल रहे थे ये। तो इसमें स्कोर क्या रहा, 24-1, ये स्कोर भी याद रखिएगा। तो इंडिया का इस ओलंपिक के अंदर ये दूसरा लगातार गोल्ड मेडल था। और इस मैच में जो हमारे ध्यानचंद जी हैं, आप सभी को पता है इनको विजार्ड ऑफ हॉकी भी कहा जाता है, इन्होंने 10 गोल करे थे। तो इनको एक और नाम से जाना जाता है क्या, विजार्ड ऑफ हॉकी। जैसे कई सारे जो टीचर्स हैं वो अपने आप को अलग अलग सब्जेक्ट्स का यूट्यूब चैनल्स पर और अपनी किताबों पर लिखकर बताते हैं ना कि हम विजार्ड हैं, मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के, इंग्लिश के। अब वो जो भी है वो जिस भी आधार पर वो टाइटल लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को वो चीजें बड़ी लुभावनी लगती है, तो इनको लगता है कि अरे बहुत बढ़िया। खैर एनीवेज, यहाँ पर देखो और भी नाम दिए गए, यहाँ पर रूप सिंह का भी नाम दिया गया है। ये ध्यानचंद जी के ना भाई थे, बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन इस मैच में जो 10 गोल मतलब दागे गए वो ध्यानचंद जी के द्वारा आपके दागे गए। फिर उन्होंने एक और नाम दिया है बलबीर सिंह सीनियर का। देखो ये बड़े लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं। इवन 1952 और 1956 में ओलंपिक के अंदर इनका संबंध रहा है बलबीर जी का। लेकिन 1932 वाला ये जो लॉस एंजलिस वाला गोल्ड मेडल जीता था उसमें ध्यानचंद जी के इसके अंदर 10 गोल थे, वो इतना याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन 2021 अंडर इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी टू बूस्ट क्रॉस बॉर्डर स्टार्टअप कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन। 2021 के इंडिया के ब्रिक्स प्रेसिडेंसी जब इंडिया होस्ट कर रहा था, तो कौन सा इनिशिएटिव क्रॉस बॉर्डर स्टार्टअप कोलैबोरेशन और इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए लॉन्च करा गया था। देखो अच्छा इवेंट है, ऐसे इवेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंडिया ने 2021 के अंदर ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी ली थी और इंडिया ने कई सारी चीजों पर फोकस किया था। इन्होंने स्टार्टअप, इनोवेशन, जो क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन है उस पर बात करी था। इसी पर्पस के साथ लॉन्च करा गया था ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम, ठीक है। इसी से रिलेटेड इन्होंने सवाल पूछ लिया, बस इतना ही याद रखेंगे। तो कभी भी ऐसी कोई भी प्रेसिडेंसी हो, इंडिया ने किसी भी समय पर कोई ऐसा बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया हो, तो अब वही वाली बात है कि अगर आप अभी 2026 के अंदर पेपर दे रहे हो तो आपको हो सकता है ऐसा फील हो कि अरे ये तो पुराना है। लेकिन जब आप ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, अभी जैसे ब्रिक्स पर चर्चा चल रही है, तो अभी देखना है ना कि लास्ट बार कब हुआ था, थोड़ा बहुत तो देख लेना है। मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल, बट एक नजर मार लेनी है कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट अबाउट द नीरज चोपड़ा स्टोरी द मैन हु मेड हिस्ट्री आर करेक्ट। अब यहाँ पर ना इस बुक को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए, उसमें ये पूछ रहे हैं कि भाई बताइए कि कौन कौन से करेक्ट है। तो एक एक करके देख लें। तो नीरज चोपड़ा की जर्नी पर आधारित ये बुक है, जिसके अंदर वो किस तरीके से ट्रेनिंग करते थे, वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर किस तरीके से काम करते थे, उनका माइंडसेट क्या था, उन्होंने अपनी तैयारी के दौरान जो जो इंजरीज का सामना करना पड़ा, उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ता था, ओलंपिक को लेकर उन्होंने कैसा अपने आप को प्रिपरेशन किया, वो एक जमीनी स्तर से कैसे गोल्ड मेडल जीते, उस तक का ये पूरा सफर दर्शाती है किताब। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे, इट डिटेल्स नीरज ट्रेनिंग माइंडसेट एंड चैलेंजेस। बिल्कुल ठीक है ये भाई, अभी मैंने बताया कि इस बुक के अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं। दूसरा है, इट वाज रिटन बाय हिज फॉर्मर ओलंपिक कोच। क्या ये इनके पूर्व ओलंपियन कोच के द्वारा लिखी गई ये किताब? नीरज के फॉर्मर ओलंपियन कोच ने नहीं लिखी है ये बुक, एक जर्नलिस्ट और एक बायोग्राफिकल नरेशन है, ठीक है। तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात इन्होंने यहाँ पर बोल दी कि किसने इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सिर्फ पहला करेक्ट था ना, इसीलिए ए वाला ऑप्शन आप यहाँ पर मार्क करेंगे। नेक्स्ट है, नेचुरल लीव्स आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट। तो प्राकृतिक तटबंध सामान्यतः निम्नलिखित में से किस वातावरण से जुड़े होते हैं? क्या वो शुष्क रेगिस्तान से जुड़े होते हैं, फ्लड प्लेन्स ऑफ लार्ज रिवर्स, ग्लेशियल वैलीज, या फिर कोस्टल लैगून्स? इसके बारे में पूछ रहे हैं, नेशनल लीव्स यानी कि प्राकृतिक तटबंध। अब पहले आप मुझे बताइए कि नेचुरल जो लीव्स है या फिर तटबंध है ये होता क्या है, ये पता होना चाहिए ना, तभी तो बताएंगे कि किससे जुड़ा होता है। तो जब कोई बड़ी जो नदी है उसमें बाढ़ आती है या फ्लड करती है, तो क्या होता है, जो बहुत ज्यादा भारी मात्रा में अवशेष है, सेडिमेंट्स है, वो रिवर रिवर के यानी कि नदी के पास गिर जाते हैं।
है ना? जो हैवी सेडिमेंट्स है और जो हल्के सेडिमेंट्स है वो थोड़ा दूर जाते हैं। तो इस प्रोसेस से जो नदी है ना उसके किनारों की अलोंग में आपको नेचुरल एम्बैंकमेंट बनते हुए नजर आते हैं। नेचुरल थोड़े से ढलान बनते हुए नजर आते हैं, जिन्हें कहा जाता है ये नेचुरल लीव्स। ठीक है? अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, क्या ये एरिड डेजर्ट यानी कि शुष्क रेगिस्तान के अंदर नजर आ रहे हैं? नहीं। क्या ये फ्लड प्लेन्स ऑफ लार्ज रिवर्स नजर आ रहे हैं? आप इसी को आंसर कर दोगे, क्योंकि फ्लड प्लेन्स कहाँ होते हैं? जहां पर बार बार फ्लड आती है। सेडिमेंट डिपोजिशन यहाँ पर रेगुलर होता है और नेचुरल लीव्स यहीं पर फिर आपके डेवलप होता है। जैसे कि हम गंगा और ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन्स को देखते हैं तो वो नेचुरल लीव्स की ही तो एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए भाई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप फाइनल इज करेक्ट? 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप फाइनल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है, उसको लग रहा है कि भाई अभी तो हम 2026 में पेपर लिखेंगे, तो 2023 की न्यूज़ कैसे देखें? बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आप मेरे एप्लीकेशन पर जाइएगा। 2023 से वीकली करंट अफेयर की पीडीएफ मैंने डाली हुई है, तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों की ना हेल्प जरूर करेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने पुराना नहीं देखा है तो। जस्ट सेइंग। तो यहाँ पर एक एक करके जो जो इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो इन्होंने 2023 के इंटर कॉन्टिनेंटल कप को लेकर पूछा है। तो 2023 का ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप था ना, ये क्या है? पहली चीज, ये फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसको इंडिया के द्वारा होस्ट करा गया था और यहाँ पर फाइनल में इंडिया और लेबनान का मैच हुआ था। जो लोकेशन थी वो कहाँ पर थी? वो मणिपुर के अंदर इसका फाइनल कराया गया था और इंडिया ने यहाँ पर लेबनान को हरा दिया था। तो फाइनल्स वो हेल्ड इन गुवाहाटी? नहीं, मणिपुर के अंदर हुआ था, मणिपुर के इम्फाल में हुआ था। ओके। द फाइनल्स वाज हेल्ड इन भुवनेश्वर? जी नहीं, द फाइनल्स वाज हेल्ड इन इम्फाल, जहां पर इंडिया ने लेबनान को हरा दिया था। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यार कि देखो, कोई बड़ा ऐसा इंटरनेशनल कप या इंटरकॉन्टिनेंटल कप हमारे देश के अंदर आयोजित हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है ना वो चलती हैं, वो थोड़ा टाइम तक रहती हैं चर्चा के अंदर, तो इसलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बातें। Which recipient of Padma Shri in 2025 is the first recognized artist in the traditional टांगलिया weaving from गुजरात? 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से व्यक्ति गुजरात की पारंपरिक कांगलिया बुनाई शैली के पहले मान्यता प्राप्त कलाकार हैं? अब हर साल आपके ये पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं, उन पद्मा अवार्डीज की जो डिटेलिंग है वो आपको पता होनी चाहिए कि वो कहाँ से आते हैं, किस तरीके से है। अब कोई पहला है तो ये फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड आर्टिस्ट है जो कि इस वीविंग फॉर्म ऑफ गुजरात से आपका आ रहे हैं। अब ये भी कल को पूछ सकते हैं आपसे कि भाई ये जो टांगलिया वीविंग है वो कौन से राज्य से संबंधित है? तो आपको गुजरात याद रखना है। तो गुजरात का ये ट्रेडिशनल ट्राइबल वीविंग आर्ट फॉर्म है जो कि मेनली गुजरात का एक डंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब हैंडलूम बेस्ड ये क्राफ्ट है। तो यहाँ पर जिनका नाम आपको याद रखना है वो है लवजी भाई परमार का नाम, इनका नाम याद रखिएगा। तो वही है कि पद्मा अवार्डीज जो हैं उनकी बारे में आपको पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि बस पद्मा अवार्ड ही आपने ये देख लिया कि इसको मिला है, वो भी देखना है कि कौन से संबंधित क्षेत्र से आते हैं। मुझे पता है कि वो 120 130 लोगों को हर साल दिए जाते हैं, बट याद तो रखना पड़ेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विंड इरोडेड लैंडफॉर्म इन डेजर्ट रीजन्स? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु अपर्दित भू आकृतियों की विशिष्ट विशेषताएं हैं? विशेषताएं बतानी है भाई विंड एरोडेड लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो आप मुझे बताइए कि जो डेजर्ट रीजन्स होते हैं वहां पर हवाएं यानी कि जो एरोलियन प्रोसेसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है और विंड वहां पर दो काम करती है। पहला वो कटाव करती है, इरोजन करती है, और दूसरा वो अब्रेजन करती है। तो ये दो टर्म याद रखिएगा, एक तो इरोजन है, ये क्या है? कटाव है, और दूसरा क्या है? अब्रेजन। अब्रेजन का मतलब हो जाता है रेत से किसी चीज का घिराव। ये दो काम विंड करती है और इस प्रोसेस से कुछ आपको टिपिकल ना वहां पर लैंडफॉर्म्स बनते हुए नजर आते हैं। तो एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या ही बात कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ मशरूम शेप्ड रॉक्स विद अ स्लैंडर बेस एंड ब्रॉड अपर कैप, पतले आधार और चौड़ी ऊपरी परत वाले मशरूम के आधार की चट्टानों के निर्माण, बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग जो हवाएं होती है ना वो ग्राउंड लेवल पर ज्यादा फोर्स
कैरी करती हैं, तो नीचे आपका वो ज़्यादा इरोजन करता है, यानी कि बेस जो होता है वो पतला होता है और ऊपर कम इरोजन होता है, ऊपर से आपको वाइड नज़र आता है। उसी वजह से ये मशरूम शेप्ड ड्रॉप्स नज़र आती हैं। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ फ्लैट टॉप्ड रेजिडुअल हिल्स रिजेंबलिंग टेबल सरफेस, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि मेज की सतह जैसी सपाट शीट्स वाली अवशिष्ट पहाड़ियां वहां पर आपको डेवलप्ड नजर आएंगी, तो ये कहलाती हैं आपकी मेजेस। मेजेस भी कहा जाता है इनको, बट्स भी कहा जाता है, कुछ भी कह दीजिए, मल्टीपल इनके नाम होते हैं। अब वो उनके साइज पर डिपेंड करता है। तो जो सराउंडिंग की सॉफ्ट और जो रॉक्स होती है ना, वो इरोड हो जाती हैं और हार्ड जो रॉक है वो ऊपर रह जाती है, तो फ्लैट टॉप नजर आता है। तो इसीलिए विंड इरोजन का एक क्लासिकल एक रिजल्ट है। नेक्स्ट, इमरजेंस ऑफ रॉक्स रैमनान स्टैंडिंग एज आइसोलेटेड पेडेस्टल्स, यानी कि पृथक आधार स्तंभों के रूप में खड़ी चट्टाने अवशेषों के उद्भव, ये नजर आते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। जो कॉन्टिन्यूस अब्रेजन होता है ना, उससे क्या होता है ना, अब्रेजन ये वाला जो ऑप्शन था, इस कॉन्टिन्यूस अब्रेजन से चट्टान के छोटे छोटे जो आइसोलेटेड पिलर्स है ना, वो आपके रह जाते हैं। और ये भी विंड इरोडेड रेमिनेंट्स ही होते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो तीनों ही सही थे यार, इसीलिए ये डी वाला ऑप्शन हम यहाँ पर मार्क करते हैं। मेरे इसी प्लेटफॉर्म पर मेरी एक बार जो ल्यूसेंट वाली सीरीज चल रही है उसमें एक बार देखना, उसमें मैंने इंजॉय नहीं कराया है स्टूडेंट्स को, जो कि उनको लगता है कि सवाल करके इंजॉय करेंगे, उनको थोड़ा सा टफ सवाल अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने बताया है। तो बहुत ही मजेदार सीरीज है, अगर टाइम मिले तो देखिएगा जरूर, आपको कोई थ्योरी वरी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें मैंने डिटेलिंग इतनी दी है आपको। नेक्स्ट है, व्हेन डिड इंडिया सक्सेसफुली कंप्लीट द स्पारडेक्स डॉकिंग ऑपरेशन, स्पेडेक्स डॉकिंग ऑपरेशन सफलता पूर्वक कब पूरा किया? अब पहले तो ये पूछोगे कि जो स्पारडेक्स है स्पेडेक्स है, ये है क्या? ये है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, और ये मिशन किसका है? इसरो का है। समझ रहे हैं? तो दो जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, इनको स्पेस में डॉक यानी कि ज्वाइन कराना। तो जो भी फ्यूचर मिशन है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो स्पेस स्टेशन होंगे, जो ह्यूमंस को स्पेस फ्लाइट दी जाएगी, ऑन ऑर्बिट जो सर्विसिंग है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉकिंग ऑपरेशन था। तो इसकी डेट की इन्होंने बारे में पूछा है, तो मिशन लॉन्च और एक्सपेरिमेंट का जो कंप्लीशन हुआ है वो दोनों अलग अलग डेट्स होती हैं। तो डॉकिंग ऑपरेशन उन्होंने पूछा है सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, तो वहां पर आपको 16 जनवरी 2025 याद रखना है। इसलिए ये डेट याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा डेट। विच रिवर वैली इज एसोसिएटेड विद कोल डिपॉजिट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो, कौन सी नदी घाटी उत्तर पूर्वी पठार में कोयला भंडार से जुड़ी हुई है? सभी लोग एक ही स्वर में आंसर कर देंगे, सबकी जब कभी भी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो का जिक्र हो तो आपको दामोदर वैली का ही नाम नजर आएगा। क्यों? जब नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो, जिसको आप छोटा नागपुर प्लेटो रीजन भी कहते हैं, वो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट कोल बेल्ट है। हैवी जो इंडस्ट्रीज है वो वहां पर लगी हुई है, तो हैवी इंडस्ट्रीज का ये बेस है। और इस रीजन के अंदर आपको दामोदी वैली के नाम से जाना जाता है, और एक और टर्म दी जाती है इसको, क्या? रोर ऑफ इंडिया। ये टाइटल्स आपको पढ़ाए हैं मैंने अपनी स्टैटिक जीके वाली क्लासेस के अंदर। अब इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर रिच कोल डिपॉजिट्स नजर आते हैं, आयरन ओर, माइका या बक्साइट, वो सब नियर बाई मिल जाता है। स्टील प्लांट्स हैं, बोकारो है, दुर्गापुर है, जमशेदपुर है, वो सारे के सारे इसके नियर बाई तो हैं। तो यहाँ पर दामोदर वैली हमें आंसर करना है। देखो ऑप्शन में आपको और भी इन्होंने वैली दी है, ताप्ती वैली दी है, ये तो आपका वेस्टर्न इंडिया के अंदर है। आपका पश्चिमी भारत के अंदर नजर आएगा ना, कोल से ज्यादा यहाँ पर बेसाल्टिक लावा प्लेटो से आपका ये संबंध है, ताप्ती वैली का। फिर इन्होंने गंगा वैली का नाम दिया है। आपको पता है यहाँ पर आपको एल्यूवियल प्लेन्स नजर आते हैं, यहाँ पर फर्टाइल सॉइल नजर आएगी, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, कोल डिपॉजिट थोड़ी ना है यहाँ पर आपके। फिर इन्होंने ब्रह्मपुत्र वैली का भी नाम दिया है, ये आपका असम रीजन के अंदर है, ऑयल और नेचुरल गैस के लिए फेमस है, तो कोल यहाँ पर भी नहीं है, तो ये इसलिए आपका दामोदर वैली वाला ऑप्शन जाएगा। Fill in the blanks. The Parliament can create a new All India service by a resolution in which of these following four places? आसान है, ये तो सुन के सवाल देख के मजा आया होगा आधे लोगों को। इन्होंने पूछा है कि संसद के कौन से सदन में एक प्रस्ताव द्वारा एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करा जा सकता है? सभी लोग आंसर करेंगे इसमें, राज्यसभा। सभी लोगों को रटवाया जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि AIS, जैसे कि आपका IAS, क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज है IPS।
ये ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर आते हैं, या फिर आईएफओएस, ये सारे के सारे ऑल इंडिया सर्विसेज का पार्ट है। तो इनका जो प्रोविजन है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 312 के अंदर है, इसके अंदर दिया गया है। अगर नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है ना, तो राज्यसभा एक रेजोल्यूशन को पास करती है, और उस रेजोल्यूशन के लिए 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं वो जरूरी होता है। तो राज्यसभा यहाँ पर सही जाएगा भाई। आर्टिकल याद रखिएगा, कितनी मेजोरिटी रिक्वायर्ड है ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर, कौन कौन एग्जाम्पल है वो हमें याद रखना है। तो लोकसभा इसमें करेक्ट आंसर नहीं करेंगे, लॉ लॉ पास करती है वो, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएशन का पावर राज्यसभा को दिया गया है, क्योंकि राज्यसभा जितने भी राज्य हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसलिए पावर दी गई है। बाकी स्टेट असेंबलीज इन्होंने ऑप्शन दिया, ये भी गलत रहेगा। स्टेट्स डायरेक्टली एआईएस थोड़ी ना क्रिकेट क्रिएट कर सकते हैं, वो तो सिर्फ पार्लियामेंट का एक प्रकार से डोमेन है, तो ये नहीं जाएगा। बाकी जीएसटी काउंसिल अगेन कोई मतलब नहीं है, ये जीएसटी से रिलेटेड बॉडी है। असर्शन रीजन बेस्ड आपके सवाल दिए गए हैं, ये पूछ रहे हैं कि इंडिया इज एक्टिवली डेवलपिंग अ थर्ड लॉन्च पैड एट दी सतीश धवन स्पेस सेंटर। भारत सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में एक तृतीय प्रक्षेपण स्थल का सक्रिय रूप से विकास कर रहा है। रीजन है द थर्ड लॉन्च पैड इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू सिग्निफिकेंट बूस्ट इंडियाज स्पेस लॉन्च फ्रीक्वेंसी एंड अकोमोडेट लार्जर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स लाइक एनजीएलवी। यानी कि तृतीय प्रक्षेपण स्थल को विशेष रूप से भारत की अंतरिक्ष प्रक्षेपण आवृत्ति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने और एनजीएलवी जैसे बड़े अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहनों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं कहता हूं अगर आपको करंट अफेयर या ये नहीं भी पता है, आप यार इसे करेक्ट ही आंसर करेंगे। यहां पर ये कह रहा है थर्ड लॉन्च पैड, दोनों जगह पर थर्ड लॉन्च पैड की बात हो रही है। सतीश धवन स्पेस सेंटर के अंदर इन्होंने क्रिएट करा है, तो असर्शन क्रिएट है, और उसका जो रीजन भी दे रहे हैं वो भी लग रहा है कि हाँ यार इसीलिए करा गया होगा, सो दैट कि स्पेस लॉन्च की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा सके, एकोमोडेट लार्जर करा जा सके, और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स जैसे कि एनजीएलवी जो है उनको डेवलप करा जा सके। तो दोनों ही ठीक एकदम लग रहे हैं, और दूसरा पहले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। बट ये सही भी है, इंडिया के जो स्पेस प्रोग्राम है ना वो एक्सपेंड हो रहा है। जो कमर्शियल लॉन्चेस है, जो ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट है, जैसे कि गगनयान पर चर्चा कर रही चली जा रही है, फ्यूचर जो हैवी मिशन है उन सभी के लिए एग्जिस्टिंग लॉन्च पैड्स सफिशिएंट नहीं होंगे। तो इसीलिए पहला जो असर्शन था वो बिल्कुल सही है। श्रीहरिकोटा में थर्ड लॉन्च पैड की डेवलपमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल चुका है, प्लानिंग हो चुकी है, सारे काम है, तो ये आपका ए ऑप्शन जाएगा इसमें। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉर द पैसेज ऑफ अ मनी बिल इन इंडिया। भारत में धन विधेयक पारित करने की सही विधायी प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कर दीजिए। इसको हम करवा रहे हैं, धन विधेयक को पारित करवाने के लिए यहाँ पर आपसे करेक्ट ऑर्डर पूछ रहे हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। मनी बिल को लेकर आपको जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 110 क्लियरली डिफाइंड कराया जाता है ना। तो मनी बिल पहली चीज सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ये वाली बात सभी को रटी हुई होती है। अब इसके स्टेप बाय स्टेप्स आपको ये याद रखने हैं। पहले लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस करा जाएगा, यानी कि जो मिनिस्टर है, सिर्फ मिनिस्टर, वो इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या कहूंगा, सबसे पहले इसमें आपका क्या ऑप्शन आएगा, इनमें इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल इन लोकसभा है, लेकिन चौथे में प्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एसेंट भी है। अच्छा, इन्होंने प्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंट एसेंट है ना, तो पहले इंट्रोडक्शन होगा मनी बिल का आपके लोकसभा के अंदर, तो सबसे पहले तो भाई ए ही आएगा, समझ गए। फिर इसको लोकसभा से क्या कराया जाएगा, पास कराया जाएगा, फिर ये आपका बी आएगा। फिर इसको राज्यसभा को भेजना होता है, फिर ये आपका सी आएगा। फिर प्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंट एसेंट ये वाला आएगा। तो ये वो ए बी सी डी इन्होंने सही दे दिया, ए ऑप्शन ही चला जाएगा अब इसके अंदर। तो अब इसको लेकर परेशान मत हो जाइएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स एसेंट, इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट अप्रूव या इसको विडहोल्ड भी कर सकता है, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते मनी बिल के केस के अंदर। तो ये सिंपल रहा यार, ये तो आंसर ठीक है। नेक्स्ट अभी बीएनएसएस विच इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मैंडेट्स वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा तलाशी और जब्ती कार्यवाही की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनिवार्य करती है? यार ये बीएनएसएस आपका चर्चा में था,
आपको जो सीआरपीसी 1973 होता था ना, उसको इसने रिप्लेस किया था। तो इंडिया का एक बड़ा रिफॉर्म है जिसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने पर जोर दिया गया। ऑब्जेक्टिव के अंदर जहां पर भी सर्च कर रहे हैं, जहां पर भी कोई चीज सीज कर रहे हैं, उस ऑपरेशन की वीडियो जो रिकॉर्डिंग है वो मैंडेटरी है। और ये प्रोविजन स्पेसिफिकली इन्होंने अपने एक सेक्शन के अंदर रखा है, वो सेक्शन है धारा 105। तो ये धाराएं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट वो इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि इस 105 के अंदर ना, जब मान लो कि कोई पुलिस कहीं पर सर्च या सीज करेगी तो एंटायर प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी जरूरी होगी, ताकि जो एविडेंस है ना उनके साथ कोई छेड़खानी ना कर सके, किसी के ऊपर कोई गलत इल्जाम ना लगे, कोर्ट के पास भी एक विजुअल प्रूफ रहे। तो इसलिए यहाँ पर सेक्शन 105 आपका जरूरी है। देखो यहाँ पर और भी सेक्शन दिए गए हैं कि जैसे धारा 50, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, जो एक्यूज्ड के राइट्स हैं और जिन आधारों पर उसको अरेस्ट करा जा रहा है उससे संबंधित है। इसका सीज करने या सीजर करने से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा एक और धारा है सेक्शन 62, ये किसी को समन करने या फिर कोई भी प्रोसीजरल जो एस्पेक्ट होता है ना उससे संबंधित है। सेक्शन 176 मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ये तीनों को याद रख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विच डिपार्टमेंट लॉन्च्ड डाक कर्मयोगी। आसान है यार, नाम से समझ में आ गया, डाक कर्मयोगी। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका है? अब इन्होंने फुल फॉर्म नहीं दी है, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करे। तो डाक कर्मयोगी ना एक कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है, और ये प्रोग्राम इसके द्वारा लॉन्च करा गया है डीओपी के द्वारा। अब आप अगर पता है कि डीओपी क्या है, तो यह है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ये डाक नाम से ही समझ में आ गया होगा, लेकिन इन्होंने क्या करा ना, फुल फॉर्म नहीं दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी पोस्टल एम्प्लॉयज होते हैं उनकी स्किल्स को अपग्रेड करा जाए, जो डिजिटल सर्विसेज हैं, सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी है, उसको इम्प्रूव करा जाए। तो यहाँ पर डीओपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर और भी डिपार्टमेंट के नाम दिए गए, एमओसीए कौन सा है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये मतलब थोड़े से ऐसे सवाल है जो कि मतलब गड़बड़ कर सकते हैं। अब डीओएफ को लेकर आधे परेशान होंगे, ये है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मत्स्य वाला है ये। एमओएच यूए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, जो कि अर्बन डेवलपमेंट और स्वच्छ भारत जैसी बातें करता है। ठीक है। According to the 2025 Energy Transition Index, which of the following is a key priority for enhancing energy system flexibility and integrating renewables? 2025 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार ऊर्जा प्रणाली लचीलेपन बढ़ाने और नवीनीकरण ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख प्राथमिकता है? अब हर साल ना इस प्रकार की इंडेक्स आती है। अब आपको ना सिर्फ ये चीजें पढ़ा दी जाती थी कि इंडेक्स में क्या किसकी कौन सी रैंकिंग है, ये नहीं है यार। ये जो ईटीआई है ना, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसके मेन फोकस में जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, उससे क्लीन एनर्जी की तरफ हमें शिफ्ट करना है, उसके ऊपर जोर देता है। सिस्टम को हम और ज्यादा फ्लेक्सिबल और रिलायबल और रेजिलिएंट बनाए, उस पर ध्यान देता है। तो यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी मैंने कहा, उसका मतलब क्या है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उनको इंटरमिटेंट होती है। ठीक है, कभी ज्यादा कभी कम प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए आपको स्मार्ट ग्रिड्स बनाने की जरूरत है। आपको स्टोरेज यानी कि बैटरी, आपके जो पम्प्ड हाइड्रो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंडिंग फॉसिल फ्यूल्स सब्सिडीज जी नहीं, बिल्डिंग मोर सेंट्रलाइज्ड कोल फायर प्लांट से लेना देना नहीं, मॉडर्नाइजिंग एंड डिजिटलाइजिंग पावर ग्रिड्स एंड स्टोरेज सिस्टम, ये वाला स्टेटमेंट जाएगा ना इसके अंदर, फिर है क्या नहीं? तो ये मॉडर्न ग्रिड्स क्या होती हैं? मॉडर्न ग्रिड्स के अंदर जो रियल टाइम डिमांड सप्लाई है ना, उसको मैनेज करा जाता है। आपके स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं, एआई बेस्ड फोरकास्टिंग करी जाती है। डिजिटाइजेशन का मतलब क्या है? ये टर्म आती है दिमाग में। डिजिटाइजेशन का मतलब है कि आप जो ग्रिड्स है ना उनकी स्टेबिलिटी को इंप्रूव करें, पावर लॉस कम हो। तो ये स्टोरेज सिस्टम में सोलर और विंड जो है उसको स्टोर करने का यूज करा जाए। तो इसमें सी ऑप्शन जाएगा यार। द फोक डांस, नाम क्या है भाई इसका? डोलू कुनीथा, परफॉर्म्ड विद लार्ज ड्रम्स, बिलोंग्स टू विच रीजन? क्या कह रहे हो कि सर ये वाले सवाल अच्छे लगते हैं जहां पर जो ये फोक डांस वगैरह है इनके संबंधित राज्य पूछे जाते हैं। तो पहले तो कर्नाटक याद रख लीजिएगा यार। नाम क्या है इसका? डोलू
पुनीथा। तो एक पावरफुल ड्रम बेस्ड ये फोक डांस है। अ, बस इतना ही याद रखिएगा, इसमें और क्या करना है, कर्नाटक से संबंधित है। लेकिन कर्नाटक के ना फेमस जो फोक डांस है उसमें चलो ये डोलू पुनीथा तो आपको याद रह दिया, और कौन कौन से हैं और भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कि एक है यशकाशगन, अगर याद रह जाए, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यक्ष करके याद रख लीजिएगा और फिर उसके बाद गन लगा दीजिएगा। ये एक और फोक डांस है। ऐसे ही आपको वीरागाज याद रखना है, वीरा करके याद रह जाएगा, उसके बाद गास लगा दीजिएगा। तो ये कर्नाटक के कुछ फोक डांस मैंने आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। उसी में से एक आपका ये डोलू कुनीथा बाज के बाद आपको याद रखना है। अब इसमें और भी ऑप्शन दिए, जैसे कि आंध्र प्रदेश दिया गया है। आंध्र प्रदेश का बताएगा कोई फोक डांस? इसमें कुचिपुड़ी, ये सभी को रटा होगा। ऐसे ही एक वीरा नाट्यम है, वीरा नाट्यम, एक ये याद रखिएगा अगर याद रह जाए तो, ठीक है। तो बस इतना है कि जिस जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहां पर हमें पता हो। तेलंगाना का जिक्र हो रहा है, तेलंगाना कोई याद है? पेरिनी याद रखिएगा, पेरिनी के आगे भी एक वर्ड आता है बट याद रखिएगा, है ना। ऐसे एक लेम्बाडी, लेम्बाडी शायद यही स्पेलिंग है, LEM है या LAM है, ये कंफर्म कर लीजिएगा, लेम्बाडी डांस है। ऐसे ही केरला के हैं, वो भी देख लीजिएगा कौन कौन से फोक डांस है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2024? 2024 में शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य आप लोगों को बताना है। पहली चीज, ये जो GCP है, इसका बेसिक आइडिया है कि जो एनवायरनमेंट है ना, उस एनवायरनमेंट के फ्रेंडली आपको काम करना है। उस एनवायरनमेंट फ्रेंडली आप काम करोगे तो आप कुछ क्रेडिट कमाओगे, और अगर आप वो क्रेडिट कमा रहे हो तो उससे आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो इस प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट आपसे चाहती है कि आप पेड़ लगाओ, आप वाटर को कंजर्व करने का काम करो, आप सॉइल को रिस्टोर करने के लिए इनिशिएटिव लो, आप वेस्ट मैनेजमेंट करो। ये जितने काम मैंने बताए, इन कामों को मार्केट लिंक्ड इंसेंटिव्स के साथ जोड़ना इस आपका प्रोग्राम का काम है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ ये रेगुलेशन नहीं करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव मोटिवेशन भी आपको मिल रहा है। तो क्या यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स का यूज करने पर जोर दे रहे हैं, क्या मोनोकल्चर फार्मिंग पर जोर दे रहे हैं, ये इनकरेज कर रहे हैं इको रिस्टोरेशन थ्रू क्रेडिट इंसेंटिव्स, ये वाली बात सही है कि ऋण प्रोत्साहन के माध्यम से पर्यावरण पुनर्स्थापन को प्रोत्साहित करें। ये इसका मेन गोल है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया इज और आर करेक्ट? भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में कौन सी जो बातें हैं इन चार में से वो करेक्ट है? एक एक करके हमें देखना पड़ेगा। पहला, इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन पोटास बेस्ड फर्टिलाइजर्स, ये वाली बात गलत है। क्यों? क्योंकि इंडिया पोटाश के लिए बहुत ज्यादा ना इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट बेस्ड है हम। जैसे कनाडा से पोटाश मंगाया जाता है, रशिया से मंगाया जाता है, बेलारूस से मंगाया जाता है, इसलिए इंडिया पोटाश में सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं है भाई, ठीक है। दूसरा है, यूरिया इज द मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस्ड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ये वाली बात बिल्कुल सही है कि यूरिया इंडिया का सबसे ज्यादा यूज्ड प्रोड्यूस्ड फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट का मेजर हिस्सा यूरिया से ही पूरा होता है भी सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है इसके ऊपर सरकार के द्वारा। तीसरा है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इंक्रीज्ड आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। हरित क्रांति 1960 के बाद जो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स हैं वो आए, केमिकल फर्टिलाइजर्स की डिमांड बढ़ी, तो रिजल्ट यही है कि फर्टिलाइजर्स प्लांट्स का रैपिड एक्सपेंशन करता है। तो यही इसका मतलब एक इंक्रीज्ड आपको प्रोडक्शन नजर आया हरित क्रांति के बाद। गुजरात और केरला मेजर कंट्रीब्यूटर है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, ये वाली बात गलत है। गुजरात मेजर फर्टिलाइजर हब है इसका, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का। वहां पर बड़े बड़े पोर्ट है, वहां पर गैस अवेलेबिलिटी है। केरला भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन उतना नहीं है कि ये मतलब मेजर कंट्रीब्यूटर है, माइनर नहीं है, ये मेजर कैटेगरी वाले हैं। तो माइनर कंट्रीब्यूटर वाली बात को ये गलत कर देता है, इनकरेक्ट हो जाएगा माइनर। इसमें दूसरा और तीसरा सही थे ना, तो इसीलिए आपका बी वाला ऑप्शन जाएगा इसमें। नेक्स्ट है जी, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कार्बन मार्केट्स इन इंडिया। भारत में कार्बन बाजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक एक करके सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कार्बन मार्केट क्या होता है?
कार्बन मार्केट एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो एंटायरली कार्बन एमिशंस पर काम करती है। कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं और ये जो क्रेडिट्स हैं उनको आप खरीद भी सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट वाइज देखें, पहला है कार्बन क्रेडिट्स कैन बी जनरेटेड बाय एफॉरेस्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल सही है। अगर आप वनीकरण करते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा काम करते हैं, तो कार्बन क्रेडिट उत्पन्न किया जा सकता है। आप ट्रीज लगाइए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। आप सोलर या फिर विंड एनर्जी का प्रोडक्शन कीजिए, फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करेगा वो। दोनों केसेस में एमिशन आप रिड्यूस कर रहे हैं, आप एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं, इसलिए कार्बन क्रेडिट्स यहाँ पर आपके जनरेट होंगे। दूसरा है इंडिया हैज लॉन्च्ड अ डोमेस्टिक वॉलंटरी कार्बन मार्केट। ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। इंडिया ने डोमेस्टिक वॉलंटरी कार्बन मार्केट को अनाउंस किया है और ये कंपनीज को अलाउ करता है कि आप वॉलंटरली जो एमिशंस है उसको रिड्यूस करने के लिए, क्रेडिट्स अर्न करने के लिए ये काम कीजिए। मैंडेटरी मार्केट नहीं है, बट हाँ वॉलंटरली इसके अंदर पार्टिसिपेशन रखा गया है। तीसरा है कार्बन मार्केट्स आर मॉनिटर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। क्या बात कर रहे हैं। कार्बन मार्केट्स आते हैं आपके एनवायरनमेंट और एनर्जी मिनिस्ट्रीज के अंदर, क्लाइमेट पॉलिसी फ्रेमवर्क का पार्ट है ये। इनकम टैक्स का रोल तो टैक्सेशन ऑफ इनकम, कार्बन मार्केट रेगुलेशन से इसका कोई डायरेक्ट लिंक ही नहीं है। तो सिर्फ पहला और दूसरा करेक्ट है भाई इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट है जी, व्हाट डज द ऑफरिंग ऑफ ग्रीन मेलन्स बाय गर्ल्स ड्यूरिंग द जावा फेस्टिवल सिंबलाइजेस इन झारखंड ट्रेडिशनल ट्राइबल ट्रेडिशन। झारखंड की आदिवासी परंपरा में जावा त्योहार के दौरान लड़कियों द्वारा हरे खरबूजे चढ़ाने की बात किस बात का प्रतीक है। अब किसी त्योहार का प्रतीक भी पूछा जा रहा है। जावा फेस्टिवल, पहले तो उसका संबंध आपको किससे याद रखना है, झारखंड से याद रखना है। झारखंड की ट्राइबल कम्युनिटी से आपका संबंधित है। एग्रीकल्चर बेस्ड फेस्टिवल है, मुख्यतः जो जवान लड़कियां होती हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर ये जो ग्रीन मेलन्स को ऑफर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तो ये फर्टिलिटी का सिंबल है कि भाई नई लाइफ होगी, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो गर्ल्स जब ये ऑफरिंग करती है ना, तो ये एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग की मांग करती हैं, यानी कि एक बेटा हो। फर्टिली फर्टिलिटी ब्लेसिंग्स के लिए होता है, ऐसा ही कहते हैं। तो सन एंड फर्टिलिटी को ये सिंबलाइज करता है भाई, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो विचार करने कथन दिए गए हैं, करेक्ट कौन कौन से हैं वो हमें बताना है। इंटरस्टेट काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी अंडर आर्टिकल 263। क्या ये बात बिल्कुल सही है? ये कर दें सही? सही है। आर्टिकल 263 क्लियरली मेंशन करता है कि प्रेसिडेंट इंटरस्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश कर सकते हैं। पर्पस क्या है कि जो केंद्र और राज्य हैं उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको डिस्कस करना, पॉलिसी पर उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करा जा सके, जो कॉमन इंटरेस्ट है उनके इश्यूज पर डायलॉग हो सके। ठीक है, लेकिन ये बॉडी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, इसीलिए क्या हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी, चाहे ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर से गठित हो या ना। पहला स्टेटमेंट यहां पर आपका करेक्ट हो गया। दूसरा है इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग ऑन यूनियन एंड स्टेट्स। बाध्यकारी होती है, एडवाइजरी नेचर होता है इसका। ये एडवाइजरी नेचर की होती हैं, तो मतलब यही है कि सजेस्ट कर सकती हैं, ये गाइड कर सकती हैं, लेकिन फोर्स नहीं कर सकती। इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो पहला वाला ही इसमें सिर्फ सही था। तो यार ये था डिस्कशन 13 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 को भी हमने कंप्लीट कर दिया, तो हम इसको मार्क कर देते हैं डन। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको फायदा मिल रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट कि आपको रेगुलर वीडियोस जो मैं बनाता हूँ वो मिलती रहें, आपके पास उनका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इस क्लास की पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे इस एप्लीकेशन edu24 पर। आप मेरे टेलीग्राम का लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप में से किसी को कोई इश्यू आता है तो रॉबिन SIRG ये मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है, यहाँ पर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं मैसेज करके। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।